Hello all my dear students. So dear students, in this video I will explain the poem Dust of Snow, and poet of this chapter is Robert Frost. You will have to learn it as well because यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. And in this video I will also discuss what are the poetic devices used in this poem. तो चलिए इस पोएट्री को हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो इससे पहले इस पोएट्री को स्टार्ट करें कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा. तो आपने कई बार अपनी लाइफ में डिस्कस किया, देखा होगा, रियलाइज किया होगा कि कई बार आपका मूड ऑफ होता है, आपका पूरा दिन खराब चल रहा होता है, आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा होगा या फिर किसी और रीजन से आपका मूड अपसेट है. फिर कोई ऐसी घटना घट जाती जिसकी वजह से आपका मूड रिवाइव हो जाता है. शायद आपके दोस्त आपके घर पे आ गए, आपका मूड ऑफ था, बट उस दोस्त के आने से क्या हुआ कि आपका वो दिन सेफ हो जाता है और वो दिन आपका फिर अच्छा हो जाता है, आपका मूड रिवाइव हो जाता है. सो इसी पे बेस्ड ये पोएट्री कुछ ऐसे ही एक सिनेरियो के साथ है. सो यहाँ पे पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि वन डे व्हाट हैपेंड विद हिम, एक बार उनके साथ हुआ क्या, दैट ही वाज वेरी अपसेट ड्यू टू सम रीजन, किसी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे. एंड ही वाज गोइंग थ्रू अ जंगल विच वाज फिल्ड विद स्नो, जो बिल्कुल बर्फ से भरा हुआ था, जैसा कि यहाँ पे आप सीन में देख सकते हैं. फिर हुआ क्या कि जब वो ट्रेवल कर रहे थे, वो जा रहे थे, तो वहाँ पे एक ट्री था जिसका नाम है हेमलॉक ट्री. तो बेसिकली हेमलॉक ट्री क्या एक पॉइजनस ट्री होता है. तो यहाँ पे पोएट ने हेमलॉक ट्री क्यों लिया, क्योंकि हेमलॉक ट्री बेसिकली पॉइजनस है, तो एक नेगेटिव सेंस यहाँ पे रिलीज कर रहा है. क्यों लिया अभी हम लोग डिस्कस करते हैं. तो आगे वो कहते हैं क्या कि जब मेरा मूड ऑफ था, पूरा दिन मेरा खराब जा रहा था, मैं बिल्कुल अपसेट था, फिर तभी क्या हुआ कि चेंज मेरे लाइफ में आया, मेरे उस टाइम पे आया. द वे द क्रो शुक डाउन ऑन मी, यानी कि जैसे ही एक पेड़ के नीचे से मैं निकलता हूँ, उस पेड़ के ऊपर एक क्रो, एक कौवा बैठा हुआ था. एंड शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो. बेसिकली कई बार आप लोगों ने रियलाइज किया होगा कि जब कभी भी ठंडी के मौसम में आप लोग या बारिश होने का जब किसी पेड़ के नीचे से आप निकलते हैं, तो उनके जो स्टेम्स होती है उस पर क्या होता है, या लीव्स होती हैं, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आपने देखा होगा कि उसको शेक किया जाए तो पानी की जो वाटर, जो टाइनी छोटी छोटी जो बूंदें होती है, ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो गिरती हैं. अब यहाँ पे बात ऐसी रीजन की जा रही है जहाँ पे क्या है, बर्फ है, आइस है. तो वैसे ही आज जो डस्ट ऑफ स्नो वो क्या है, टिनी पार्टिकल्स ऑफ आइस. बर्फ के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं जो पेड़ों पे जमा हुए थे, वो क्या होते हैं, वो नीचे गिरते हैं. तो वही वो क्या करें, द वे क्रो शुक डाउन ऑन मी. यहाँ पे क्रो का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे उन्होंने जो क्रो लिया है वो बेसिकली ओमिनस माना जाता है, अशुभ माना जाता है, नेगेटिव सेंस रिलीज करता है. हेमलॉक ट्री भी यहाँ पे नेगेटिव सेंस रिलीज करता है. तो कई बार होता क्या कि हम लाइफ में ये मान लेते कोई भी चीज़ नेगेटिव है, जैसे भाई बिल्ली रास्ता काट के हमारे दिमाग में आ जाता है और हम आगे ट्रेवल नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है. वास्तव में बिल्ली तो बेटा बस बदनाम होती है रास्ता काटने के लिए, रियल में रास्ता तो कौन काटता है, इंसान काटता है. बट हमारे दिमाग में फीड है कि नहीं भाई वो नेगेटिव, तो हम नेगेटिव सोच लिया करते हैं. बट पॉइंट यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने मूड को रिवाइव करना चाहें, तो चाहे वो चीज़ नेगेटिव ही क्यों ना हो, हमें वहाँ पे अगर हम ऑप्टिमिज्म हमारे अंदर है, तो सिंपली हमारा बचा हुआ पार्ट या आगे का जो भी हमारा थॉट्स हैं, विचार है, वो अच्छे हो सकते हैं. तो द वे द क्रो, वो क्रो जो ओमिनस माना जाता है, उसने क्या किया, शुक डाउन ऑन, मेरे ऊपर गिराया क्या, द डस्ट ऑफ स्नो, द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि वो मेरे ऊपर गिरता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. क्यों, दैट रिप्रेजेंट अ ब्यूटी ऑफ नेचर. और कहाँ से, फ्रॉम हेमलॉक ट्री. वो कहाँ से गिरा, हेमलॉक ट्री से गिरा, यानी कि जो पॉइजनस होता है. यहाँ पे पोएट के कहने का मतलब ये है कि कोई भी अच्छी चीज अगर किसी नेगेटिव जगह से भी आ रही है, तो अगर आप ऑप्टिमिज्म आपके अंदर है, अगर आपके अंदर सकारात्मक सोच है, तो वो भी आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स दे करके जाएगी, वो भी आपके अंदर सकारात्मक सोच लाएगी और आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है. वो डस्ट ऑफ स्नो कहाँ से किसने गिराया, वो डस्ट ऑफ स्नो एक क्रो ने, एक कौवे ने गिराया, जो कि ओमिनस माना जाता है. बट पोएट के अंदर ऑप्टिमिज्म था, तो अब देखो उसका मूड रिवाइव हो जाता है. वो काफी परेशान था, दुखी था, और वो भी कहां से गिरा, हेमलॉक ट्री, वो भी एक पॉइजनस ट्री से गिरा. कोई यहाँ पे नेगेटिव भी सोच सकता था कि अरे ये जहरीले पेड़ से गिरा है तो उसकी बर्फ भी क्या होगी, जहरीली होगी, और वो और अपसेट हो जाए. तो कभी भी अगर हम लाइफ में परेशान हैं, हमारे लाइफ में नेगेटिव सिनेरियो चल रहे हैं, तो हमें उसमें पॉजिटिव वाइब्स को सर्च करना चाहिए. अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा में. एंड हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. और उस इवेंट ने, चूंकि मेरे अंदर ऑप्टिमिज्म था, मैंने उसको ऑप्टिमिज्म के हिसाब से लिया कि नहीं वो ओमिनस नहीं है, वो केवल सिंपली एक पेड़ है. मुझे अपने मूड को रिवाइव करना था, मुझे एक एक्सक्यूज चाहिए था, मुझे एक्सक्यूज मिल गया, नेचर ने मेरा साथ दिया, तो ब्यूटी ऑफ नेचर मुझे देखने को मिला कि वहां से क्या होता है, वो बर्फ गिरती है. और फिर क्या होता है, हैज गिवन अ चेंज माई हार्ट.
और वहां से मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रीड, और जो दिन का कुछ हिस्सा जो रीड के साथ हो जाता, बेकार हो जाता, बर्बाद होता, उसको बर्बाद होने से बचा लिया। क्योंकि अगर मेरा मूड अपसेट होता तो बेसिकली कुछ अच्छा मैं उस टाइम पे ना कर पाता। सो दैट्स वाई उस इवेंट ने क्या कर लिया, मेरे दिन को बर्बाद होने से बचा लिया। तो पोएट का कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ऑप्टिमिज्म हमारे अंदर है तो सिंपली कोई भी चीज जहां से पॉजिटिव एनर्जी में मिल रही हो तो कहीं से भी किसी भी हाल में हम एक सिचुएशन, एक एक्सक्यूज खुद को रिलीव देने का कर सकते हैं, फिर से खुद को सुकून देने का, अपने मूड को फिर से पॉजिटिव वाइब से भरने का काम कर सकते हैं। कब? अगर हमारे अंदर ऑप्टिमिज्म है। जैसे कि यहाँ पोएट के अंदर ऑप्टिमिज्म था कि कौवा, क्रो, जो कि बहुत ही ब्लैक नेगेटिव सिनेरियोस का सिंबल माना जाता है, बट उसने क्या किया, उस पोएट के मूड को रिवाइव कर दिया। हेमलॉक ट्री जो पॉइजनस होता है, उसने भी क्या किया, पोएट के मूड को रिवाइव किया। सो विद दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम हैज बीन फिनिश्ड। अब हम लोग इसका डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि क्या क्या यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं। अगर देखिए मैं सबसे पहले बात करूं कि यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या है, तो राइमिंग स्कीम में आप देखेंगे आप क्रो एंड स्नो, इन दोनों को साउंड मिल रहा है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे राइमिंग स्कीम आप क्या है, ए एंड ए। ऑन द अदर हैंड जब आप नेक्स्ट लाइन में देखेंगे मी एंड ट्री, इन दोनों का साउंड भी सिमिलर है, तो इन दोनों साउंड का आप क्या बोल सकते हैं, बी एंड बी। यानी कि फर्स्ट 4 लाइन में अगर आप राइमिंग स्कीम देखेंगे देन यू कैन से दैट ए बी एंड ए बी। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो हियर अगेन हार्ट एंड पार्ट, दीज टू आर सिमिलर, एज वेल एज मूड एंड रीड, इन दोनों का साउंड भी सिमिलर। यानी कि यहाँ पे आप हार्ट को सी और पार्ट को सी कह सकते हैं, एंड मूड एंड रीड इन दोनों को डी कह सकते हैं। यानी कि इस 4 लाइन में यहाँ पे आपको राइमिंग स्कीम क्या देखने को मिलेगी, सी डी एंड सी डी। सो ओवरऑल पूरे पोएम का जो राइमिंग स्कीम है दैट विल बी ए बी एंड सी डी सी डी। अब बेटा हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डिवाइसेस यूज किए गए हैं। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या यूज किया गया है, यहाँ पे यूज किया गया है इंजैममेंट। अब देखिए इंजैममेंट होता क्या है, तो इंजैममेंट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कोई भी पोएम एक लाइन में फिनिश नहीं होती है, वो एक से ज्यादा लाइन में कंटिन्यू करती है, और उसके एंड में कोई भी आपको पंक्चुएशन मार्क्स देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे देखिए द वे अक्रो, अब यहाँ पे आपको कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं मिला, ना तो यहाँ पे आपको फुल स्टॉप मिला। ये लाइन बेसिकली सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन और बिल्कुल एंड में आकर के फिनिश हुई है। यानी कि ये पूरी लाइन जो है पूरा एक सेंटेंस है जो कि 8 लाइंस में क्या है, कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इंजैममेंट। तो इंजैममेंट एक ऐसा डिवाइस होता है जहां पे कोई भी एक पार्टिकुलर लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क का यूज किए 2 या 2 से ज्यादा लाइनों में कंटिन्यू होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है, तो बेसिकली बेटा एजोनेंस इज रेपिटेशन ऑफ वॉवेल साउंड। अगर कहीं पे वॉवेल साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है किसी पार्टिकुलर लाइन में, तो वहां पे हम बोलेंगे एजोनेंस है। जैसे कि यहाँ पे देखिए शुक डाउन ऑन, तो शुक में भी ओ यूज हुआ है, डाउन में भी ओ यूज हुआ है, ऑन में भी ओ यूज हुआ है। तो आप देखिए इस लाइन में क्या है, कौन सा लेटर, ओ लेटर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एजोनेंस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए हेमलॉक ट्री, ट्री में भी ई आया है, हेमलॉक में भी ई आया है, तो हियर व्हाट कैन वी से, यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज किया गया है, यूज किया गया एजोनेंस। अब यहाँ पे बात करते हैं एलिट्रेशन की। तो एलिट्रेशन बेसिकली क्या होता है, एलिट्रेशन वहां पे बोलते हैं जहां पे 2 कंसेक्यूटिव जो वर्ड्स होते हैं उनके बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 2 डिवाइस, एक कॉन्सोनेंस है और एक एलिट्रेशन और एक एजोनेंस है। तीनों में जरा मैं आपको डिफरेंस पहले बता दूं। एजोनेंस क्या होता है, किसी पार्टिकुलर लाइन में वॉवेल साउंड कहीं पे भी काफी ज्यादा रिपीट हो रहा हो, प्रोमिनेंट हो, तो वहां पे बोलेंगे एजोनेंस है। एलिट्रेशन किसी भी वर्ड, किसी 2 या 2 से ज्यादा लगातार वर्ड्स जो होते हैं उनके शुरुआत में अगर बिल्कुल बिगिनिंग में अगर कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो एलिट्रेशन होगा। कॉन्सोनेंस में भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, बट एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में डिफरेंस बच्चा क्या है कि कॉन्सोनेंस में कोई प्लेस फिक्स नहीं है, कहीं पे भी वो लेटर रिपीट हो सकता है, बट एलिट्रेशन में बिल्कुल बिगिनिंग में होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हैज एंड हार्ट, इन दोनों देखिए एच साउंड एंड एच साउंड क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल बिगिनिंग में यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हैज और हार्ट में क्या है, एलिट्रेशन यूज हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे अगर एक डिवाइस की और बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे सेव्ड सम, तो सेव्ड एंड सम इन दोनों में आप देखेंगे कि यहाँ पे एस साउंड दोनों में यूज हुआ है और बिल्कुल लेटर्स के वर्ड के स्टार्टिंग में यूज होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पे कॉन्सोनेंस क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंस होता है वहां पे जहां पे कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे
ऑफ अ डे हैड रीड। तो यहाँ पे डी एंड डी, इस पूरी लाइन में आप देखेंगे डी साउंड इज रियली वेरी प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा यूज हुआ है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट विच डिवाइस हैज बीन यूज्ड हियर, कॉन्सोनेंट्स। So I hope dear students with this explanation of this poem has been finished, आपको पोम समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया कि पूरी डेप्थ मीनिंग आपको इस पोम के बारे में पता चल पाए, जिससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप ना होने पाए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग फिनिश करते हैं, ब्रेक करते हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून इन द अपकमिंग वीडियो।